वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूजा शर्मा, पीजीटी मैथ्स GSSS एरिया डिस्ट्रिक्ट झज्जर। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 3 मैट्रिसेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझते हुए वहाँ पर कंक्लूड किया था और मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर सकते हैं और उसको हम इनफाइनाइट तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक खास हमारे पास पेयर आता है और वो पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने आपको वहां एग्जांपल भी बताया था 4, 5, 6, 7 को मैं कई तरीके से ब्रेक कर सकती हूं। मान लीजिए मैं इसको लिखती हूं तो 4, 2, 5, 3 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप ऐड करें यही आ जाएगा। इसी को मैं लिखना चाहूँ तो 4, 1, 1, 2 प्लस 0, 4, 5, 5 ऐसे भी लिख सकते हो। एंड देयर आर इनफाइनाइट वेज। बस आपने लॉजिक समझना है कि कोई एक मैट्रिक्स इनफाइनाइट तरीके से दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है ना भाई। जैसे हमारा कोई नंबर 7 है तो मैं इसके बहुत सारे टुकड़े कर सकती हूँ, बहुत सारे नंबरों के एडिशन और डिफरेंस में इसको लिख सकती हूँ। ऐसे ही एक मैट्रिक्स को बहुत सारे मैट्रिसेस में लिखा जा सकता है, बट हमें एक स्पेशल केस डिस्कस करना है कि हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स में उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, जिनमें एक मैट्रिक्स सर्टेनली सिमेट्रिक होना चाहिए और एक मैट्रिक्स सर्टेनली स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। और ये चीज हम किसी हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकते, कोई तुक्केबाजी लगाकर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर अप्रोच चाहिए जिससे हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकें। वो अप्रोच भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है। तो हमारा ये मैं आपको बताने जा रही हूं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। अब वो सारे क्वेश्चंस आप आराम से ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल्स कराए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कई मैट्रिसेस हैं, मैं सिर्फ एक पार्ट डिस्कस कर रही हूं। एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। एक मैट्रिक्स को सम में यानी दो मैट्रिक्स के सम में रिप्रेजेंट करना है जिनमें एक सिमेट्रिक होना चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक। लॉजिक में लास्ट उसमें कर चुकी हूं कैसे कि भाई ए को मैंने क्या बताया था कि हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है ना भाई। हाफ और हाफ ए बन जाएगा और हाफ ए डैश से हाफ ए डैश कैंसिल हो जाना है तो ए आ जाना है। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैट्रिक्स 100% सिमेट्रिक होता है और ये मैट्रिक्स क्या होता है, ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम इसके ये दो टुकड़े करेंगे जिनसे एक पार्ट हमारा सिमेट्रिक आएगा और दूसरा पार्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो अप्रोच क्या है, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपने जस्ट अपनी नोटबुक में स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स आपको ए होगा, आपने पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। 3, 5, 1 माइनस 1 का जो ट्रांसपोज होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम ए प्लस ए डैश फाइंड करेंगे, ए प्लस ए डैश। तो देखिए ए हो गया भाई 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 1, 5 माइनस 1 और वो एडिशन बेटा जी क्या हो जाएगा, देखो 6, 6, 6 एंड माइनस 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन चल रही है। अब हम इसका हाफ करते हैं, ए प्लस ए डैश का हाफ करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स आएगा और हम उसे मान लीजिए P नाम दे देते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा हमें करना यहाँ पर क्योंकि भाई इतना बड़ा नाम बार बार लिखेंगे। तो लेट P हमने मान लिया वो है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। ए प्लस ए डैश ये है और इसके आगे हाफ यानी 1/2 लगा दीजिए तो 6, 6, 6 माइनस 2 और P की जो वैल्यू आएगी जब वो हाफ करेंगे तो सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 3, 3, 3 माइनस 2, ये P आ गया। अब आपने ये क्रॉस चेक करके दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, कहने से सिमेट्रिक नहीं हो जाएगा ये, समझे ना मेरी बात को। आपको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करके दिखाने के लिए अब आप क्या कीजिए, P का ट्रांसपोज चेक कीजिए। P का ट्रांसपोज हो गया 3, 3, 3 माइनस 2 का ट्रांसपोज और वो आप देखो रो को कॉलम में बदल रहे हो तो कोई चेंज नहीं आ रहा है जो कि ऑलरेडी किसके इक्वल बन चुका है, P के इक्वल बन चुका है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि बिकॉज P डैश इज इक्वल टू P है, इट मीन्स P इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई मैथ ना प्रूफ पे चलता है, तो प्रूव करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकंड पार्ट काउंट करते हैं। हम क्या निकालते हैं, a माइनस ए डैश, इसी तरह से। तो नाउ a माइनस ए डैश, ठीक है भाई, ये मैं 2/2 का एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। a हो गया 3 5 1 -1 और इसका ट्रांसपोज हो गया है ये। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप कर लीजिएगा 0 4 -4 एंड 0, ये हमारा a माइनस ए डैश आया। हमने इसका हाफ ले लेना है, जिसे हम क्यू नाम देंगे, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो वो बन जाएगा बेटा जी हाफ ऑफ 0 4 -4 0। तो क्यू आपका क्या बन जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 2 आएगा, -2 आना है, 0 आना है, ये क्यू आ गया। हमने इसको नंबर 2 कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी आपने क्रॉस चेक करके दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो क्यू का ट्रांसपोज ले लीजिए, 0 2 -2 0 का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। और जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे, स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ये एक दूसरे के नेगेटिव्स होते हैं। तो ये बन जाएगा 0, -2 का बन जाएगा +2, 2 का बन जाएगा -2 एंड 0। और आप ध्यान से देखें कि ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है ये हमारा क्यू है और बाहर माइनस का साइन आ रहा है। तो बेटा जी क्यू डैश किसके इक्वल हो गया, माइनस क्यू के। और ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हम यहाँ क्लियरली कह सकते हैं कि क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि ए लिया, ए ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड किया और उनके हाफ से एक नया मैट्रिक्स बना जिसे हमने पी नाम दिया और उसको सिमेट्रिक प्रूव करके दिखाया। फिर हमने ए माइनस ए डैश कैलकुलेट किया और उसके हाफ को हमने क्यू नाम दिया, उसको फिर हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये बात हमने दिखानी है कि हम इस ए को इन दोनों के सम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए अब मैं यहाँ से थोड़ा सा रब करने जा रही हूँ। तो अब हम क्या लिखेंगे कि वी नो that a can be written as half of a plus a dash प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। देखो कई कुछ बच्चों को अगर शक हो तो मैं जल्दी से आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। a/2 a डैश बाई 2 a/2 माइनस ए डैश बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा और a/2 आपका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो सिंपल अलजेब्रा है ये और कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ वी नो करके लिखा। अब इसको हमने क्या कर दिया, p, यानी a को हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू, वेयर P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric, ठीक है भाई, skew symmetric matrix। ओके, अब इसको आप यहाँ पर तीनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यानी A तो हमारा हो गया 3 5 और भाई 1 और -1 इज इक्वल टू P कितना है हमारा 3 3 3 -2, P की जगह पर 3 3 3 -2 और प्लस क्यू कितना है हमारा 0 2 -2 0 0 2 -2 0। क्रॉस चेक करते हैं अब हम इसको। तो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1 और -2 ओह ये -2 नहीं है भाई, यहाँ पर 1 मिनट आप ध्यान दे जरा कि ये -2 था और जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो बेटा जी ये -1 आ गया। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो चीज़ आएगी यहाँ -1, मैंने ब्लू पेन से करेक्शन कर दिया है यहाँ पर। तो -1 + 0 -1 आ गया। तो इस मैट्रिक्स के हमने ये दो टुकड़े कर दिए, इस मैट्रिक्स को इन दोनों के सम में लिखा, जिसमें पहला पार्ट हमारा सिमेट्रिक हो गया और दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। एंड हेंस वी आर डन कि हमने गिवन मैट्रिक्स को 2 के सम में रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसमें एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये 2/2 का एग्जाम्पल था और क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। ऑन द सेम लाइन आप 3/3 के मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.3 के कुछ ये 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो रहे हैं जो थोड़े डिफरेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर,
देन ए बी माइनस बी ए, इनमें से किस टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है या आइडेंटिटी है। तो जो बात हमें गिवन है पहले उसको नोट कर लीजिए। ए सिमेट्रिक है तो हमें ये पता है कि ए डैश ए के बराबर होगा, बी सिमेट्रिक है तो हमें ये पता होना चाहिए कि बी डैश बी के बराबर होगा। अब हमें इसका नेचर डिफाइन करना है तो पहले क्यों ना हम इसका ट्रांसपोज लेके देख लें। हम लेके देखते हैं ट्रांसपोज, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। प्रॉपर्टी से चल रहे हैं अब हम इसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, तो सेपरेट हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी याद होगी आपको, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, अगेन प्रॉपर्टी, तो वो बन गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको उल्टा करें, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये बन जाएगा बी ए, ये बन जाएगा ए बी। माइनस कॉमन ले दो दोनों में से, क्वेश्चन बहुत आसान है, माइनस कॉमन ले दो, ए बी माइनस बी ए। बड़े ध्यान से समझना है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज उसी का नेगेटिव आ गया, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे थे उसी का नेगेटिव आ गया। और किसी भी मैट्रिक्स एक्स का ट्रांसपोज अगर उसी का नेगेटिव आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको 12th क्वेश्चन को देखते हैं। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल होगा इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर अल्फा इनमें से कितने डिग्री का हो कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हम इसको साथ साथ जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले मैं ए लिखती हूं, यहां पर मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूं, 1 मार्क का है, ये ध्यान देना। तो मैंने किया यहां cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस इसी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे, और ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा, और ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी हम 2x2 ऑर्डर की लेने जा रहे हैं, 1 0 0 1, ठीक है भाई। अब हम ये, मैं इधर आइडेंटिटी लिख रही हूँ, बाद में वैल्यू रख दी है मैंने यहाँ पर। अब आप इन्हें ऐड करें, cos अल्फा कितना हो गया, 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0, और ये कितना आ गया 2 cos अल्फा। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। तो 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1 के। यहां से cos अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। और cos अल्फा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर। इसका मतलब अगर अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री यानी कि π/3 हो तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड दिस इज द पार्ट नंबर बी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑपरेशन जैसे जमा, घटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दो नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स पर ये ऑपरेशन लगकर इसको ट्रांसफॉर्म यानी बदल देते हैं, ठीक है। तो हम इन ऑपरेशंस को पहले समझेंगे ध्यान से, और इनका यूज क्या है कि ये हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने में बड़ा मदद करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली 6 ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पर 3 लिखे हैं। 3 क्यों लिखे हैं कि यही 3 ऑपरेशन हम रो पर लगा सकते हैं और इन्हीं 3 ऑपरेशंस को हम कॉलम पर लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 ऑपरेशंस हो जाते हैं, जिन्हें हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। आपने इनकी स्टेटमेंट पर, लैंग्वेज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, घबराना नहीं है कि ये इतने बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। कि हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए अगर गिवन है, मान लीजिए ये देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर चलते हैं ऑपरेशंस। 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, हम किन्हीं भी 2 रो को आपस में बदल सकते हैं। तो इस चीज को लिखेंगे कैसे, मान लीजिए मैं ith रो को, i नंबर की रो को j नंबर की रो से बदलना चाह रही हूं, क्योंकि दोनों की अदला बदली कर दी, ये इसकी जगह चली जाए और ये इसकी जगह। तो ये ऑपरेशन कहलाता है ri इंटरचेंज्ड विद rj। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, ये थर्ड, और मैं यहां अप्लाई कर देती हूं। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग
R3। इसका क्या मतलब है कि R2 इंटरचेंज्ड विद R3, यानी कि भाई सेकंड रो को हमने थर्ड रो से इंटरचेंज कर देना है। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या बनेगा, हमने फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया तो फर्स्ट रो हमारी एज इट इज आएगी बेटा, दैट विल बी 1 2 3। और सेकंड रो को थर्ड से और थर्ड को सेकंड से, यानी ये अपनी जगह बदल लेंगी। ये जो थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स है वो सेकंड की पोजीशन पर चले जाएंगे 7 8 9, और ये यहाँ आ जाएंगे 4 5 6। तो ये मैंने फर्स्ट ऑपरेशन का आपको एग्जाम्पल दिया है। अब एक बात ध्यान रखिए कि यही ऑपरेशन इसी टाइप का हम कॉलम्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन रो के साथ कॉलम का या कॉलम के साथ रो का अभी हम नहीं लगाएंगे। आइदर हम रो ऑपरेशन ही लगाएंगे या हम कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो इसी को अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट कर कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहती तो मैं क्या करती, फिर हम करते अप्लाइंग। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ C1 इंप्लाइज C2, यहां से सीधा यहां आ रही हूं। अब मैं ध्यान देना, आप C1 इंप्लाइज नहीं, C1 इंटरचेंज्ड विद C2। तो ये क्या बन जाता मैट्रिक्स, C1 की जगह आ जाता 3 6 9, और नहीं C1 C2 को चेंज कर रहे हैं। अभी मैंने C3 ले लिया, C1 C2 को अदला बदली करना है तो C1 की जगह C2 आ जाएगा 2 5 8, और ये आ जाएगा 1 4 7, और थर्ड रो जो कि C3, थर्ड कॉलम जो कि C3 था वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। अब आपको ये डाउट नहीं रखना है कि हमने किस ऑपरेशन को कब कहाँ लगाना है। जैसे ही हम इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम वहाँ ऑटोमेटिकली हमें पता लगता चला जाएगा प्रैक्टिस करने से कि हमने कौन सा ऑपरेशन कहाँ अप्लाई करना है। अब हम आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन पर। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मल्टीप्लिकेशन किसकी, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे, ए नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से। मान लीजिए वो नॉन जीरो नंबर है K, रो है RI, तो मैंने ith रो को मल्टीप्लाई कर दिया K से, तो वो ऐसे लिखी जाएगी कि RI इंप्लाइज KRI, यानी RI रो बन जाएगी KRI, ऐसे वो रो हमारी चेंज हो जाएगी। तो RI इंटरचेंज विद RJ, ये फर्स्ट ऑपरेशन था, ये सेकंड है। इसको मैं यहाँ अप्लाई आपको करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए मैं कर लेती हूँ R2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैं 3 से भी कर सकती हूँ, मैं -3 से भी कर सकती हूँ, मैं 1/3 से भी कर सकती हूँ, मैं -1/3 से भी कर सकती हूँ, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो मैंने कर दिया R2 इंप्लाइज 3R2, यानी कि सेकंड रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और थर्ड रो को तो मैंने छेड़ना ही नहीं है। फर्स्ट रो 1 2 3 रहेगी, थर्ड रो हमारी 7 8 9 रहेगी, और चूंकि हम सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये बन जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, और ये हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। जरूरत पड़ने पर हम इन्हें कॉलम पर भी लगा सकते हैं। भाई हमें जरूरत है तो हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था बेटा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। बड़ा लंबा लग रहा है लेकिन आसान है। द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर देना, किसमें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स में, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देना। कैसे, कॉलम को छोड़ देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। इसका निचोड़ क्या है, इसका मेन कंक्लूजन क्या है कि हम किसी भी रो में, ठीक है, मान लीजिए ith रो है, तो ith रो में हम क्या कर सकते हैं कि किसी और रो को लेकर jth रो को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। ये मतलब है इस बात का कि j नंबर की रो को मैं k से मल्टीप्लाई करूं और ith रो में ऐड कर दूं, तो ये हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। आपको इन्हें नेमिंग से भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ऐसे याद करना है, इंटरचेंज ऑफ रोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए कांस्टेंट, और वे किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर देना।
अब ये कांस्टेंट भाई फिर वही बात आ जाती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, रैशनल भी इरेशनल भी। चलिए तो अब हम यहाँ मैं आपको इस एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है ए, और यहाँ मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं थर्ड रो को चेंज करने जा रही हूँ। ध्यान देना, थर्ड रो को मैं चेंज करने जा रही हूँ कि थर्ड रो में मैं ऐड करूंगी फर्स्ट रो का 2 गुना। गॉट माई पॉइंट? ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। पहली रो को 2 से गुणा किया और थर्ड रो में हमने उसको ऐड कर दिया, तो चेंज किस में आएगा? थर्ड रो में। तो ये ऐसे लिखना है कि थर्ड रो चेंज्ड टू थर्ड रो प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 एज इट इज, और उसमें 2R1 ऐड कर दिया। तो ये जो पूरा आंसर आएगा वो हमारा अब R3 बनने जा रहा है। तो A कैसे लिखेंगे? अब A में जो चेंज है वो केवल R3 में आ रहा है, आपने यहाँ फोकस करना है। तो R1 एज इट इज 1 2 3, R2 एज इट इज 4 5 6, और भाई R3 में क्या करेंगे? R1 के कोरस्पोंडिंग, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो R1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बनेगा, और इसमें जोड़ दो तो 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 8 में ऐड कर दो, 12 बन गया। इस एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और 9 में ऐड कर दो तो 15 बन जाएगा। और ये हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो थर्ड हमने अप्लाई की है वो आ जाएगी। इसका यूज होगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में। हम चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव कांस्टेंट भी ले सकते हैं। मैं एक और ऑपरेशन आपको जल्दी से करके बता देती हूँ कि R3 की जगह मैंने R2 ले लिया, सपोज कर लीजिए R2 ले लिया, और मैं R2 को क्या कर रही हूँ? -4 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि अब मैं R1 को 4 से, बल्कि मैं कहूं -4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रही हूं। ठीक है, तो फिर वही बात आ जाती है कि R2 में चेंज आ रहा है तो R1 तो एज इट इज रहेगा 1 2 3, और भाई R3 भी हमारा एज इट इज रहेगा 7 8 9। चेंज किस में आया है? R2 में चेंज आया है। तो R2 को क्या करना है? इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 आएगा, और 4 में -4 ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा। दोनों तरफ ध्यान देना है आपने। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो, -8 आया, और 5 - 8 -3 हो गया। इसको -4 से मल्टीप्लाई करो तो -12 आया, और 6 - 12 कितना हो गया? -6 हो गया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको तीनों कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन समझाए हैं जो हम रो में भी यूज कर सकते हैं, और इन्हीं ऑपरेशंस को हम कॉलम्स की सेंस में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ सी आ जाएगा सब जगह पर, और इनका यूज होगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने में। आज के लेक्चर को हम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से कंक्लूड करेंगे। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? मान लीजिए बेटा ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, और उसके लिए हमें कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स B मिल जाता है ऑफ द सेम ऑर्डर। ध्यान देंगे, A का ऑर्डर M है, B का ऑर्डर भी M हो जाता है, और क्या कंडीशन आ जाती है कि A की प्रोडक्ट B से करें या B की प्रोडक्ट A से करें और वो सेम ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन वी से दैट A इज द इनवर्स ऑफ B। A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B, यानी कि हम A को क्या लिखते हैं? B का इनवर्स। एंड B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। ध्यान देंगे, B A का इनवर्स कहलाता है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं अगर हमें ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसको प्रूव करती हूँ। आप ही की बुक का एग्जांपल है। A हमने ले लिया 2 3 1 2, और B भी 2/2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स ले लिया। आई विल जस्ट चेक इट, 2 -3 -1 एंड 2। लेट मी चेक। अब हम A और B की प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो देखिए क्या आती है, 2 3 1 2 2 -1 -3 2। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4
प्लस 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 2 प्लस का 2, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -3 -3 प्लस 2 इंटू 2 4। चेक करिए कितना आया, 1 0 0 1, यानी ए की जब हमने बी से प्रोडक्ट की तो सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, जब हम बी की ए से प्रोडक्ट करेंगे तो बी ए भी आइडेंटिटी आएगा। तो हमने क्या देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स है, मींस बी इनवर्स तो ए हो जाता है और ए इनवर्स बी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ तो हमें ए और बी गिवन था, हम वैसे कैसे फाइंड करेंगे कि इनवर्स किस मैट्रिक्स का क्या है। तो फिर वही बात आ जाती है कि कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा, एक पर्टिकुलर अप्रोच है जिससे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक मैं आपको इनकी बेसिक 1-2 बातें और बता देती हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, एक मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो एक हम पर्टिकुलर मेथड से ढूंढेंगे। तो यहाँ 2 बातें मैं आपको मेन बताने जा रही हूँ कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है भाई, एक मैट्रिक्स के लिए एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और करेगा भी यानी देखना भी पड़ता है, हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए भी कंडीशन आती है बाद में। और सेकंड थिंग आपने ध्यान रखनी है कि किन्हीं 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का जब हम इनवर्स लेते हैं तो वो उनकी प्रोडक्ट के उनके इनवर्स की प्रोडक्ट उल्टी हो जाती है उसमें, यानी कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। तो इनका भी कोई यूज नहीं है, मेन आपने यहाँ ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तब तक आप एक्सरसाइज 3.3 के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।